नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, चंद्रमा को, शुक्र को, शनि को? दोस्तों, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है दोस्तों। और चंद्रमा पर दोस्तों धूल के मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धूल का मैदान, जिसे शांति सागर बोलते हैं। शांति सागर, जो चंद्रमा का पिछला भाग होता है और अंधकारमय होता है। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तो सभी ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। शुक्र, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का भगनी भगनी ग्रह कहा जाता है शुक्र को। इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा। यह सबसे चमकीला तारा होता है। चमकीला ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह और चमकीला भी होता है। कौन? शुक्र ग्रह। ठीक है। और शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह के बारे में इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर क्या होता है? वलय होता है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय होता है। यह इसकी सबसे खास विशेषता है। ठीक है। तो जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, उपसौरिक की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जनवरी को? दोस्तों, उपसौरिक होता क्या है? तो दोस्तों, उपसौरिक सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी को उपसौरिक बोलते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी वो सबसे अधिक निकट स्थिति में होती है, तब उसे उपसौरिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। यह किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को होता है। आंसर ए। 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को अपसौरिक होता है। अपसौरिक। 3 जनवरी को उपसौरिक और 4 जुलाई को अपसौरिक। इस डेट को क्या होता है? इस डेट को पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम हो जाती है। और 3 जनवरी को अर्थात उपसौरिक को पृथ्वी और सूर्य की दूरी निकटतम हो जाती है। ठीक है। इसमें अधिकतम हो जाती है अपसौरिक में, पृथ्वी और सूर्य की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3, संगमरमर किस अवसादी चट्टान का कायांतरित रूप है? संगमरमर किस अवसादी चट्टान का कायांतरित रूप है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल या लिग्नाइट कोयला? दोस्तों, संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। किसका है? चूना पत्थर का। ठीक है। आंसर होगा बी, चूना पत्थर। तो फिर बलुआ पत्थर, यानी बलुआ पत्थर भी क्या है? अवसादी चट्टान का ही रूप है। तो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट। सेल का कायांतरित रूप क्या है? स्लेट। सेल से स्लेट। और लिग्नाइट कोयला का एंथ्रोसाइट कोयला। एंथ्रोसाइट कोयला। ठीक है दोस्तों। तो संगमरमर किस अवसादी चट्टान का कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है?
विसुवियस, किलिमंजारो, एटना, फ्यूजियामा। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन है यह आपको बताना है। दोस्तों निम्नलिखित में सक्रिय ज्वालामुखी एटना है। कौन है? एटना। आंसर सी। यह कहाँ पाया जाता है? यह इटली में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। विसुवियस कैसा ज्वालामुखी है? तो विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? या भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। ठीक है दोस्तों। किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। फ्यूजियामा कहाँ पाया जाता है? जापान में। कैसा ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? प्रसुप्त। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा होती है 150 मीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम, 200 सेंटीमीटर से अधिक या 200 सेंटीमीटर से कम। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा किस प्रकार की होती है? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6। लानोस घास भूमि कहाँ पाई जाती है? कौन सा घास भूमि? लानोस। लानोस घास भूमि कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में, ब्राजील में, अफ्रीका में, अर्जेंटीना में। दोस्तों लानोस घास भूमि वेनेजुएला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला या कोलंबिया। कोलंबिया में भी पाई जाती है। कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला या कोलंबिया। ब्राजील में कैसा घास भूमि पाई जाती है? ब्राजील में कंपोज। कंपोज। ठीक है। अफ्रीका में कैसा पाई जाती है? सवाना। अर्जेंटीना में कैसा पाई जाती है? पंपास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। माउंट कोसिस्को किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा? माउंट कोसिस्को किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का। माउंट कोसिस्को। दोस्तों माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले। मैकिनले। ठीक है दोस्तों। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल सेलेडो। ओजस डेल सेलेडो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 8। सुंडा गर्त किस महासागर में पाया जाता है? सुंडा गर्त किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, अरब सागर। दोस्तों सुंडा गर्त हिंद महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? मेरियाना। मेरियाना।
याना। अटलांटिक महासागर में कौन सा पाया जाता है? प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको, यह अटलांटिक महासागर का गर्त है। और सुंडा हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? बाह्य मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। दोस्तों संचार उपग्रह आयन मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आयन मंडल में। ठीक है दोस्तों। बाह्य मंडल में क्या पाया जाता है? बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है बाह्य मंडल में। ठीक है दोस्तों। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल को दोस्तों मूलाभ मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाभ, मूलाभ मेघ। ठीक है दोस्तों। यहाँ मेघों का निर्माण होता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इस मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? वायुयान, समताप मंडल में। वैसे मेघ तो, बारिश तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। लेकिन समताप मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि मूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों। ओजोन मंडल में क्या है? ओजोन मंडल यह हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देती है। ठीक है दोस्तों। क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देती है। ठीक है। तो आयन मंडल में संचार उपग्रह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी मंडल में क्या होता है? लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव पाया जाता है। लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है, शॉर्ट रेडियो वेव। ठीक है। अर्थात पृथ्वी पर जो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब जो सुविधा प्राप्त होती है, इस आयन मंडल के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा जैसे नाम किस पवन के कारण प्रचलित है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा जैसे नाम किस पवन के कारण प्रचलित है? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, मौसमी पवन। दोस्तों गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा ये सब पछुआ पवन के कारण नाम प्रचलित है। किस पवन के कारण है? पछुआ पवन। जब पछुआ पवन 40 से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बहती है तो इसे गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और व्यापारिक पवन यह 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर साउथ अक्षांश के बीच पाया जाता है व्यापारिक पवन। और ध्रुवीय पवन या ध्रुवों पर पाया जाता है, ध्रुवों पर। और मौसमी पवन क्या होता है? मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। मौसम के अकॉर्डिंग क्या करती है? दिशा को में परिवर्तन करती है। इसे मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा, पछुआ पवन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? भारत का, चीन का, अमेरिका का, बांग्लादेश का।
दोस्तों चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। किसका है? चीन का। दूसरा स्थान भारत का है। भारत का कितना स्थान है? दूसरा चावल में। ठीक है। और अमेरिका, अमेरिका क्या किस चीज में आगे? अमेरिका मक्का में आगे है। मक्का में आगे है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट। किस नाम से जानते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र के वनस्पति को? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को जेरोफाइट से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेरोफाइट। ठीक है। ट्रोपोफाइट क्या होता है? ट्रोपोफाइट उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास या वनस्पति का नाम है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास को ट्रोपोफाइट कहते हैं, लेकिन मरुस्थलीय लग जाएगा तो जेरोफाइट। ठीक है। हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट क्या है? दोस्तों मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, रेड इंडियन किस देश की जनजाति है? रेड इंडियन किस देश की जनजाति है? रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जापान। रेड इंडियन, दोस्तों रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आंसर ए। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? न्यूजीलैंड में माओरी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। श्रीलंका में कौन सी पाई जाती है? श्रीलंका में कौन सी पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है बेदास। ठीक है, बेदास पाई जाती है। और जापान में कौन सी पाई जाती है? जापान में पाई जाती है आइनू जापान में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, या कनाडा भी हो सकता है। क्या रहेगा? कनाडा। उत्तरी अमेरिका या कनाडा रेड इंडियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पनामा नहर किस सागर के मध्य स्थित है? पनामा नगर कहाँ पे स्थित है? किस सागर के बीच स्थित है पनामा नहर? कैरोबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच, या कैरोबियन सागर एवं हिंद महासागर के बीच? दोस्तों पनामा नहर कैरोबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। आंसर ए। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच पनामा नहर है। ठीक है। और लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्वेज नहर है। कौन सा नहर है? स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
दोस्तों बनिहाल दारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। आंसर ए। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा? उत्तराखंड में लीपू लेक है। कौन सा है? लीपू लेक। इसके अलावा माना दारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसके अलावा नीति दारा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। सिक्किम में कौन सा दारा है? सिक्किम में है नाथुला। नाथुला। और कौन सा है? जलेपला। जलेपला। ये सब कहाँ है? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला दर्रा। बोमडिल्ला ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? छठा, सातवां, दूसरा, पहला? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सातवां है। कैमा है? सातवां। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? सबसे अधिक खारे के पानी वाला झील कौन सा है? सांभर झील, बुलर झील, चिल्का झील, गोविंद सागर झील? कौन सा झील है जो सबसे अधिक खारे पानी का झील है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील है। कौन है? सांभर झील। ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। और बुलर झील? दोस्तों बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यह मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील है। कैसा झील है? मीठे पानी का झील। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का बुलर झील। और चिल्का झील? चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा में। यह कैसा झील है? तटीय झील है। चिल्का झील तटीय झील है। ठीक है। और गोविंद सागर झील? गोविंद सागर झील पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। यह कृत्रिम झील है। कैसा झील है? कृत्रिम। गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में ऊन की मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई? भारत में ऊन की मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई? आगरा में, कानपुर में, मुजफ्फरनगर में, मिर्जापुर में? दोस्तों भारत में ऊन की मिल सबसे पहले कानपुर में स्थापित की गई। कहाँ की गई? कानपुर में। कब की गई? 1870 में। 1870 में सबसे पहले कानपुर में ऊन की मिल स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद हुआ। 1950 के बाद इसका वास्तविक विकास हुआ। लेकिन सबसे पहले मिल स्थापित हुआ था कानपुर में 1870 में। और इसी मिल का विकास होना शुरू हुआ 1950 के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? कौन सा श्रम का प्रतिषेध? बलात्। ठीक है दोस्तों। बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम। जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। इस श्रम का प्रतिषेध किया गया है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27। किसमें कहा गया है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध रहेगा? यदि कोई जबरदस्ती आपसे काम
करवाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बलात् श्रम अनुच्छेद किसमें है? 23 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 में। आंसर ए, बलात् श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम। बाल श्रम। बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती काम करवाना, और बाल श्रम का मतलब है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर लगवाना। ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 29 में क्या है? दोस्तों, अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कौन? कोई भी नागरिक, अल्पसंख्यक वर्ग बोलिए या बोलिए किसी नागरिक समूह, कोई नागरिक समूह का भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 29 में। ठीक है दोस्तों। और 27 में क्या है कि 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसा कर नहीं ले सकता है जिस कर का प्रयोग किसी विशेष धर्म की उन्नति में किया जाए। ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद 27 में कहता है कि राज्य ऐसा कर नहीं ले सकता है, राज्य किसी व्यक्ति से इस रूप में टैक्स नहीं ले सकता है कि वह उस टैक्स का यूज आप किसी विशेष धर्म की उन्नति में करें। यह कहता है अनुच्छेद 27। तो बलात् श्रम का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, जर्मनी से। दोस्तों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आंसर ए। ठीक है दोस्तों। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का स्थगन। और जब आपातकाल लागू होता है ना, तो आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकार क्या हो जाता है? रुक जाता है। मौलिक अधिकार स्थगित हो जाता है। मौलिक अधिकार का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूरी करनी होगी? कोई भी व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उससे कम से कम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, बिहार में या राजस्थान में? कहाँ हुआ था पंचायती राज का शुभारंभ? सबसे पहले किस राज्य में हुआ? दोस्तों, पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में। कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के
नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर। किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। 1959 को। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360। दोस्तों वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, आंसर डी। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और 365 ये भी राष्ट्रपति शासन। 356 और 365 दोनों राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। 360 वित्तीय आपातकाल और 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर या सिल्वीकल्चर? रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है, आंसर बी। क्या होगा? सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ठीक है। पिसिकल्चर क्या होता है? पिसिकल्चर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। और सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ से संबंधित है सिल्वीकल्चर। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाया? सेरीकल्चर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, लवक, तारककाय या रिक्तिका? क्या नहीं होता है पादप कोशिका में? दोस्तों पादप कोशिका में तारककाय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तारककाय। इसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ठीक है दोस्तों, सेंट्रोसोम लिखा रहेगा या तारककाय लिखा रहेगा। तो पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? तारककाय या सेंट्रोसोम। कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक भी पाई जाती है, रिक्तिका भी पाई जाती है, लेकिन तारककाय नहीं पाई जाती है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, कि शेर किसका उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता का, द्वितीयक उपभोक्ता का, तृतीयक उपभोक्ता का या अपघटक का? शेर किसका उदाहरण है? दोस्तों शेर तृतीयक उपभोक्ता में आता है। किस में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में। यह मांसाहारी जीव है जो तृतीयक उपभोक्ता में आता है। जैसे बाघ भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है। चीता यह भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है। शेर तृतीयक उपभोक्ता में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता में तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या है? दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता में लोमड़ी आता है, भेड़िया आता है, मोर आता है, सब लोमड़ी। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी जो पेड़ पौधे को खाए उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे लोमड़ी। ठीक है। इसके अलावा भेड़िया, ठीक है, मोर, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। और अपघटक क्या है? अपघटक तो दोस्तों कवक और जीवाणु आता है। कवक या जीवाणु अपघटक में आती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन अजैविक घटक नहीं है?
जल, वायु, मृदा, हरे पौधे। इसमें से बताना है कि अजैविक घटक नहीं है, नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों जल एक अजैविक घटक है, वायु एक अजैविक घटक है, मृदा एक अजैविक घटक है, लेकिन हरे पौधे जैविक घटक है। कैसा घटक है? जैविक। इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा किस कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कारण होता है। यदि NO भी लिखा रहा है आंसर में तो ये भी सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण दोनों है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण कब दुर्घटना हुई थी? दोस्तों एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल में, भोपाल के एक फैक्ट्री में। ठीक है, जो उर्वरक की फैक्ट्री थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था। उसके कारण ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। यह घटना या दुर्घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को, 5 दिसंबर 1950 को, 10 दिसंबर 1986 को या 10 दिसंबर 1950 को। दोस्तों भोपाल की इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 1984 में 3 दिसंबर को। आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? ऐसा जल जिसमें पारा मिला हो वैसा जल पीने से कौन सा रोग होता है? मिनी माता, अस्बेस्टोसिस, पेचिस या मलेरिया। पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों पारा युक्त जल पीने से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्बेस्टोसिस क्या है? अस्बेस्टोसिस भी एक क्या जानलेवा बीमारी है, यह भी है। यह अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से होता है। अस्बेस्टस के रेशों से, इस रेशों से युक्त यदि जल का सेवन करेंगे तो अस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा बीमारी हो जाएगी। अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से अस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, पेचिस, यह पेचिस रोग कैसे होता है? तो दोस्तों पेचिस रोग अमीबा के कारण होती है। हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिस रोग होती है। और मलेरिया, मलेरिया तो जानते ही हैं, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पारायुक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों यूपी टीईटी के लिए यह सुपर फास्ट रिवीजन क्लास चल रहा है।
कृपया इसको अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए और इस बार यूपी टीएटी में रिजल्ट एक सीट लेना ही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।